हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तक पढ़ चुके थे। तो आज के सेशन में एक और बार हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या है इसका मतलब, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई satisfying each one of the equation in a given system of two simultaneous equation in x and y। मतलब इन अदर वर्ड्स हमारे पास दो इक्वेशन मान लो दिया गया है, एक है a1x प्लस b1y प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशन मान लो आपको दिया गया है। तो x और y का ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज जो कि पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ साथ दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है या इसी चीज को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखा गया है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोला जाता है। समझ गए? तो ये जो सॉल्यूशन है आज के क्लास में हम देखेंगे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो तीन टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो यस, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फर्स्ट हुआ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दूसरा हो गया नो सॉल्यूशन। और तीसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हुआ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? याद करो, मैं आपको नेचर ऑफ लाइंस के बारे में बताया था। तो नेचर ऑफ लाइंस में हम लोग तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड विच इज इक्वल टू c1/c2, ये एक पढ़े थे। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरा a1/a2 not equal to b1/b2 and which is also not equal to c1/c2। तो पहले केस में जो लाइंस हो रहे थे वो दोनों लाइंस क्या होते थे? कोइंसिडेंट लाइन हो रहे थे। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। दूसरा है पैरेलल। दूसरा जो कंडीशन हम लोग पढ़े थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 which is not equal to c1/c2, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन था। तो पैरेलल लाइन में दो लाइन तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो वहां पे हम लोग को क्या मिलता था? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। तीसरा होता है ये जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, इसी को हम बोलते थे उस केस में नेचर ऑफ लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो समझ गए कैसे हम इन दोनों को रिलेट किए? और एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखें सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऐसे एक्स और वाई का सेट ऑफ वैल्यूज को हम सॉल्यूशन बोलेंगे जो कि दोनों इक्वेशन को साथ साथ सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह में मान लो हम यहाँ पे m रख रहे हैं और y की जगह में स्मॉल n रख रहे हैं। तो जब हम x और y की जगह में पुट करने के बाद दोनों इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर लिया तो x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू n इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। इतना हुआ। फिर हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में नेचर ऑफ लाइंस। तो जब भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 व्हिच इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो वो केस में दोनों लाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो दोनों लाइन कोइंसाइड करते हैं। मतलब एक के ऊपर एक दोनों लाइन होते हैं, पहला लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। दूसरा कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड व्हिच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वहां पे क्या है? दोनों लाइन के बीच में नेचर था पैरेलल था वो दोनों लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उसका? नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। तीसरा केस है a1/a2 equal to b1/b2 and which is a1/a2 not equal to b1/b2 not equal to c1/c2। तो वो केस में वो दोनों लाइंस क्या थे? इंटरसेक्टिंग लाइंस थे। तो ये केस में क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे? क्योंकि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर इसी को ही बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। समझ गए ये चीज, दोनों कॉन्सेप्ट को कैसे हम रिलेट किए? तो आज हम नया चीज और एक देखेंगे, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। तो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो एक बार, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, यस, एक होता है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट
सिस्टम। तो कैसे टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे और कैसे टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। तो देखो, जहाँ पे भी हम लोग जो पढ़े थे जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वहाँ पे क्या था जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर a1 b1 c1 नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 c2 नॉट इक्वल टू 0। ये शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, a1 b1 c1 and a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स such that a1 and b1 not equal to 0 and a2 and b2 not equal to 0। ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके थे। तो यहाँ पे हम तीन चीज ऑब्जर्व किए थे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and which is equal to c1 by c2। दूसरा केस था a1 by a2 not equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। और थर्ड केस था a1 by a2 not equal to b1 by b2 and which is also not equal to c1 by c2। तो ये तीन चीजें हम लोग ऑब्जर्व किए थे नेचर ऑफ लाइंस में। तो पहले केस में क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर हम उसको बोलते थे कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। सिमिलरली ये केस में क्या हो रहा था, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। और थर्ड केस में क्या हो रहा था, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां तक हम लोग देख लिए। तो अभी बताओ कॉन्सिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। ऐसे टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे जहां पे कम से कम एक सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए। तो कौन कौन से केस में आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, तो यस फर्स्ट वाले केस और थर्ड वाले केस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या, यहाँ पे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगा। उसी तरह थर्ड केस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकलेगा ही यहाँ पे। तो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन आए। तो वैसे टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। तो अभी आप रिलेट करके बताओ कॉन्सिस्टेंट में कौन कौन से, फर्स्ट वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला में कॉन्सिस्टेंट में कौन कौन आएंगे और इनकॉन्सिस्टेंट में कौन कौन आएंगे। तो यस कॉन्सिस्टेंट में हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन ये दोनों हमारा कॉन्सिस्टेंट पार्ट में आ जाएगा। ये हो गया आपका कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये जो पार्ट है ये आपका आ जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ गए। तो एक और बार हम पूरा टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट है ये a1 by a2 का सबको एक और बार ओवरव्यू करके रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जनरल फॉर्म, ये चीज को और एक बार आप ध्यान से देखो। हमारे पास एक जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers such that a1 not equal to 0, b1 not equal to 0, similarly a2 not equal to 0 and b2 not equal to 0। तो यहाँ पे जब हम इनके जो कोफिशिएंट का रेशियो जब हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले जब आप x कोफिशिएंट का रेशियो करोगे a1 by b2 और वो अगर y कोफिशिएंट का रेशियो के साथ इक्वल निकला और वो फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो के साथ सेम निकला, दैट मींस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड व्हिच इज इक्वल टू c1 by c2। तो वो केस में जो दो लाइंस बनते हैं वो दोनों लाइंस कैसे टाइप के बनते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बनते हैं। समझ गए। जब आप ग्राफ में इसका ड्रॉ करोगे, ग्राफ पेपर में जब ये दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो वही कोइंसिडेंट लाइंस को हम सॉल्यूशन के केस में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। और वही चीज को हम
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, समझ गए। दूसरा हो गया a1/a2 नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे जब आप ये दो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर में, तो उसका ग्राफ एक पैरेलल लाइन से निकलेगा, मतलब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे तो वहाँ पे तो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो उसको हम नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और उसी चीज को अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। द लास्ट वन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन आता है तो उस केस में दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में भी तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है, तो इसी के लिए हम इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ गए ये टोटल कॉन्सेप्ट। तो अभी हम देखेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमको पूछा है कि ये जो दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो इसको जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, ग्राफ इसका जब ड्रॉ करोगे तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्या ये पैरेलल लाइंस होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा, चेक करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। कभी कभार क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया 5x - 4y = 8। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, डायरेक्टली यहाँ से आप a1 b1 c1 मत लिखना। सबसे पहले इसको आप एक जनरल फॉर्म के साथ कन्वर्ट करना, मतलब ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में लेके आना। मतलब राइट हैंड साइड में आपका क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहता तो 5x - 4y - 8 = 0, इतना करने के बाद ही जाकर आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू लिखोगे। तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे आपका a1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5। सिमिलरली b1 का वैल्यू दिया गया है -4 और c1 का वैल्यू दिया गया है 8। सेकेंड में दिया गया है a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। तो अभी बताओ, जब आप a1/a2 करते हो तो कितना आ रहा है, 5/7। सिमिलरली b1/b2 जब कर रहे हो तो -4/6 विच इज इक्वल टू -2/3 और -2/3 मतलब -0.66 आएगा। फिर c1/c2 जब करोगे तो 8/-9 तो -8/9 कम से कम आएगा। तो 5/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो 5/7 के तो दिख ही जा रहा है कि यहाँ पे a1/a2, ये केस में आपका a1 इतना करने के बाद इतने छोड़ देना खाली ये केस में, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये -2/3 आ जाएगा आपका और विच इज इक्वल टू -0.66 ... तो यहाँ से हमको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला स्टेप a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखोगे, फिर a1/a2 निकालोगे, b1/b2 एंड c1/c2। उसके बाद लिखोगे here we observe that a1/a2 is not equal to b1/b2 and which is also not equal to c1/c2. Therefore the two lines are intersecting, या फिर the two lines intersect at a point लिखोगे। Therefore the two lines intersect at a point। समझ गए प्रोसेस क्या करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ से बताओ a1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 9, b1 का वैल्यू मिलेगा 3, c1 का वैल्यू मिल जाएगा 12। सिमिलरली a2 का वैल्यू मिल जाएगा 18, b2 का वैल्यू मिलेगा 6 और c2 का वैल्यू मिल जाएगा 24। तो यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे हो a1/a2 कर रहे हो तो 9/18 मतलब 1/2, b1/b2 कर रहे हो तो 1/2, c1/c2 कर रहे हो तो फिर अगेन 1/2। तो वहाँ पे लिखोगे here we observe that a1/a2 equal to b1/b2 and which is also equal to c1/c2। Therefore the two lines are coincident, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तीसरा केस है 6/2 मतलब 3, फिर ये -3/-1 मतलब फिर से 3 और ये 10/9 मतलब यहाँ पे a1/a2 equal to b1/b2 and which is not equal to c1/c2। Therefore दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। समझ गए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने से कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए या तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनकॉन्सिस्टेंट के केस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। समझ गए, इतना तो जानते होगे। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन में दिया है देखो 3x + 2y = 5, सिमिलरली 2x - 3y = 7। तो यहाँ से बताओ a1 का वैल्यू आपको मिलेगा 3, सिमिलरली a2 का वैल्यू मिल जाएगा 2, फिर b1 का वैल्यू मिलेगा 2, b2 का वैल्यू मिल जाएगा -3, c1 का वैल्यू मिलेगा -5 और c2 का वैल्यू मिल जाएगा -7। यहाँ तक आपको लिखने आया होगा। तो यस, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो यहाँ पे a1/a2 = 3/2 आ जाएगा, सिमिलरली b1/b2 = आ जाएगा 2/-3 मतलब -2/3, सिमिलरली c1/c2 करोगे तो यहाँ पे -5/-7 एंड विच = 5/7। यहाँ तक आया। तो अभी आपको दिखाई देता होगा कि a1/a2 is not equal to b1/b2 and which is also not equal to c1/c2। therefore ये कैसे टाइप के सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ पे, जब a1/a2 not equal to b1/b2 not equal to c1/c2 होते हैं तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा इसका आंसर। दूसरा केस भी आप उससे कर सकते हो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को कंपेयर करोगे। ये वाला टाइप बता रहा सी नंबर। तो सी नंबर में देखो a1 यहाँ पे आपका निकल रहा है 3/2, सिमिलरली b1 निकल रहा है 5/3 और c1 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -7, सिमिलरली a2 = आ जाएगा 9, b2 = आ जाएगा -10 और c2 आ जाएगा -14। तो अभी बताओ a1/a2 जब यहाँ से करोगे, a1/a2 = 3/2 / 9, तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/2 × 9 तो ये 1 और ये 3 तो ये 1/6 आ जाएगा। सिमिलरली b1/b2 करते हो तो 5/3 / -10 तो 5/3 × -10 तो 1 जा 2 जा तो ये -1/6 आ जाएगा। उसी तरह थर्ड वाले केस c1/c2 तो यहाँ पे -7/-14 तो ये 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हो a1/b2 is not equal to b1/b2 and which is also not equal to c1/c2। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका तीनों का तीनों अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने से कॉन्सिस्टेंट। एक पैरेलल का केस देखते हैं। पैरेलल का केस यही दिख रहा है 1/-2 मतलब -1/2 और ये 1/2। तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा डी नंबर। और पैरेलल होने से क्या होता है, यस इनकॉन्सिस्टेंट होता है। समझ गए। तो ये टाइप जितने भी क्वेश्चंस थे सारे खुद से आप ट्राई करना। ये वाला ये हमारा NCERT 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे निकाला जाता है ये हम एक एक मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में हम 3 चीज़ पढ़ते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार हमारा डिलीटेड हो चुका है। तो इस बार हम सिर्फ पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।